चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सीधा आपको राजौरी और अनंतनाग की एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं। बताते चले कि लगातार आप देखिए राजौरी अनंतनाग सीट हाई प्रोफाइल सीट बनती चली जा रही है और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर राजौरी अनंतनाग सीट से गुलाम नबी आजाद मैदान में उतरेंगे। इस तरह से बड़ी घोषणा कर दी गई और अपने गृह जिले को छोड़कर राजौरी अनंतनाग से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। डीपीएपी की तरफ से बड़ी घोषणा आज देखी गई है, जहां पर आप देखिए गुलाम नबी आजाद का नाम सामने रखा गया है। तो जाहिर तौर पर यहां गुलाम नबी आजाद के मैदान में उतरने से मुकाबला अब काफी दिलचस्प होने वाला है। अपनी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी चुप्पी को तोड़ दिया गया है और अपनी पार्टी के साथ यहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस तरह से आज बड़ी बयानबाजी और तीसरे चरण यानी कि 7 मई को यहां पर चुनाव होगा और उससे पहले ही अलग अलग पार्टियां अपने अपने नुमाइंदे उतारती हुई नजर आ रही हैं। कल आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से मियां अल्ताफ को चेहरा बनाया गया और आज डीपीएपी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा गया है। और महबूबा मुफ्ती का गढ़ अनंतनाग, यहां पर अब आप देखिए किस तरह से हाई प्रोफाइल सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला किस तरह से देखने को मिलेगा। बताते चले कि गुलाम नबी आजाद 10 साल के बाद यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले यहाँ 10 साल के बाद अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो जाहिर तौर पर आप देखिए उधमपुर लोकसभा सीट पर पहले दावेदारी पेश की है, लेकिन वहां पर हार का सामना जरूर करना पड़ा था, जिसमें आपने देखा कि भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 4,87,369 वोट मिले थे और गुलाम नबी आजाद को 4,26,393 वोट मिले थे, जिसमें कुल मिलाकर आप समझिए कि किस तरह से बड़ा मार्जिन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी को वहां पर हार मिली थी, लेकिन उसके बाद अब अपनी पार्टी बनाई है और अपनी पार्टी बनाने के बाद मैदान में उतरे हैं। तो जाहिर तौर पर 60,000 वोट को लेकर यहां हार का सामना जरूर करना पड़ा था और अप्रोक्सीमेटली हम 61,000 लेकर चल सकते हैं। लेकिन अब हाई प्रोफाइल सीट यहां पर राजौरी और अनंतनाग सीट बनती नजर आ रही है। अब यहां पर देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा। इससे पहले आपने देखा कि अटकलें किस तरह से लगाई जा रही थी कि पीपल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है वो यहां पर एक साथ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज अपनी चुप्पी को तोड़ा गया है कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी, जो कि अपनी पार्टी के साथ सहमति नहीं बन पाई है, समय की कमी है और जल्द से जल्द अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अब समझना यहां पर यह होगा कि क्या पूरी तरह से क्रॉस वोटिंग का ये नतीजा देखने को मिलेगा। मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा क्योंकि एक तरफ मियां अल्ताफ हैं, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद हैं और तीसरी तरफ बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर कौन होगा। अब सिर्फ और सिर्फ नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी इस पर पत्ते कब खोलेगी, क्योंकि इससे पहले पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी राजौरी अनंतनाग सीट पर रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा पहाड़ी कार्ड किस तरह से खेला गया, लेकिन उस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा गया और आज गुलाम नबी आजाद का नाम सामने आ गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त बीजेपी पार्टी से हमारे साथ बलदेव सिंह बलोरिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, और उनके साथ ही दूसरे गेस्ट के पास भी चलेंगे। लेकिन बलोरिया जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार इसका है कि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा, क्योंकि दिग्गजों के चेहरे सामने आ चुके हैं। एक तरफ मियां अल्ताफ का चेहरा है, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद है। अब बीजेपी का चेहरा कौन और किस तरह से मुकाबले को देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे जैसे समय आता जाएगा दोनों सीटों पे चुनाव पे हमारे मैदान, चाहे जो इसकी रियासी जम्मू की बात करें या उधमपुर की बात करें, हमारे प्रत्याशी लगातार कैंपेन के बीच हैं और जैसे समय आएगा हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जो बना है फैसला करता है, जो भी आएगा हमें मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावों में कमर कसी हुई है, वो काम कर रहे हैं। जो भी उनको आदेश मिलेगा, हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल होता है, जिस आदमी को कार्यकर्ता को कमल का फूल देगी पार्टी, उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। लेकिन बलोरिया जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि गुलाम नबी आजाद खुद मैदान में अब उतर आए हैं। एक तरफ महबूबा मुफ्ती का गढ़ है और अनंतनाग सीट को लेकर अगर हम बात करते हैं, 2014 में आपने देखा उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की, 2019 में वो हार गई, लेकिन अभी भी माना यह जाता है कि अनंतनाग महबूबा मुफ्ती का गढ़ है और उस बीच में मियां अल्ताफ भी अब यहाँ पर मैदान में उतर आए हैं। अब चुनौती किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने रहे? कोई गढ़ नहीं है जिनको आप कह रहे इनका गढ़ है, इनके गढ़ खत्म हो चुके हैं, जनता इनको पहचान चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग खासकर टेररिज्म छोड़ के अब टूरिस्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि कश्मीर को आगे ले जाने के लिए कौन है, कैसे कश्मीर में पीस आया, कैसे पत्थरबाजी खत्म हुई, क्या हुआ, ये कश्मीर के लोग भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है।
लेकिन इस तरह से यहाँ पर एक चुनौती जरूर बनती है, क्योंकि कार्ड एक तरफ से आपकी तरफ से खेला गया कि पहाड़ियों को उनका यहाँ पहाड़ी जो स्टेटस है वो दिया गया, और उसके बाद एक बड़ी बात कह दी गई कि गुज्जर समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके स्टेटस में से 1% की भी कमी नहीं आएगी। लेकिन अब नजर यहाँ पर इस पर टिकी हुई है कि एक ब्यूरोक्रेट को उतारने की बात हो रही है या फिर सियासतदान को। नहीं, देखो, जो पहाड़ी स्टेटस दिया, एसटी की रिजर्वेशन दी, ये 70 साल से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की लोगों ने इन लोगों को उनके हक से दूर रखा और इनको खाली वोट बैंक समझा। भारतीय जनता पार्टी ने इनको इनका हक दिया है, हम वो बात कर रहे थे, जेएनयू के वोट लेने के लिए दिया, वो उन्हें फैसला अपना खुद करना है, और किसको चुनाव में उतारना है ये पार्टी फैसला करेगी, इसको हम तो कह नहीं सकते। तो बलोरिया जी, अटकलें ये लगाई जा रही थी कि पीपल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और गुलाम नबी आजाद का एक बड़ा महागठबंधन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रॉस वोटिंग होने की कगार पर सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को? आशा जी, जितने गठबंधन हैं, चाहे ये भ्रष्टाचार बचाओ गठबंधन की बात कर लें जो आपने दिल्ली में देखा, चाहे आप इन गठबंधन का देखो, ऊपर से गठबंधन नेता कितना मर्जी कर लें, नीचे जनता जो है किसी की सुनने वाली नहीं, जनता अपनी बात करेगी। इस बार 400 पार होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों को लोग पसंद करेंगे और हर जगह कमल खिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। गुलाम नबी आजाद कुछ मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा भी है और साथ ही साथ आप देखिए गरीबी हटाओ का भी मुद्दा है, और इस बीच में राज्य के दर्जे को लेकर भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मियां अल्ताफ हैं जो आज तक कोई जो अपना चुनाव है वो नहीं हारे हैं। एक उनकी फैमिली की हिस्ट्री जरूर है। किस तरह से अब चुनावी चुनौती और ज्यादा बीजेपी की बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि आपकी भी नजर राजौरी अनंतनाग सीट पर है, हर एक पार्टी की, क्योंकि 2 सीटें अगर आप भी दावा करते हैं कि जम्मू और उधमपुर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट तय करेगी कि किस तरह से जीत हासिल होगी। 2 सीटों पर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर जो 2 सीटें हैं उस पर हम खुद लड़ेंगे। कल आपने देखा कि दावेदारी भी पेश हुई, लेकिन किस तरह से चुनौती सामने रहेगी? अब जो चुनाव लड़ता है, चाहे उसको परिवार के वोट भी नहीं मिले, लेकिन जब जो लड़ता है वो यही कहता है मैं चुनाव जीतूंगा। तो ये भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, जम्मू की बात है, पहाड़ी स्टेटस की बात करें, एसटी की 9 सीटों की बात करें देने की, चाहे आप डीडीसी बीडीसी में हमने कारपोरेशन में, पंचायतों में एसटी का जो इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है लोग समझ गए हैं, समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, अच्छे तरीके से देंगे। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करेगी, 2 सीटों में नहीं, कश्मीर में भी अच्छे तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और बहुत बड़ी बात है बलदेव जी की उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर, अपने गृह जिले को छोड़कर गुलाम नबी आजाद यहाँ पर राजौरी और अनंतनाग सीट पर उतर गए हैं। देखो, वो उनकी पार्टी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है। जैसे राहुल जी अमेठी को छोड़ के वायनाड चले गए, गुलाम नबी आजाद इसको छोड़ के वहाँ चले गए, तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते, उनका अपना फैसला है, अपनी पार्टी है, आप उनसे पूछ सकते हो इसके लिए। लेकिन बीजेपी किस तरह से इस पूरे अभियान को देख रही है, ये सवाल तो हो सकता है। बीजेपी कदावर नेता अगर उस सीट पर उतरे हैं तो जाहिर तौर पर चैलेंज और तरीके से बढ़ गया है, दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, लोग देश के विकास को वोट देंगे, डेवलपमेंट को वोट देंगे। जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है, आतंकवाद का सफाया किया है, पत्थरबाजी खत्म की है, कश्मीर के लोगों को टूरिज्म मिल रहा है, विकास मिल रहा है, उसके लिए वोट करेंगे। चेहरा देख के वोट नहीं करेंगे, लोग आगे कैसे कश्मीर बढ़ेगा उसके लिए वोट देंगे। लेकिन बलदेव जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अब हर किसी की नजर टिकी हुई है कि बीजेपी किस नुमाइंदे को उतारेगी मैदान में और किस तरह से वोट बैंक जो है वो बटोरने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता नहीं करो, जल्दी ही आपको पता चलेगा। पार्टी जैसे जैसे फेस मैनर्स में सीटों के फैसले हो रहे हैं, बहुत सारी सीटों के कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, थोड़े रह गए हैं, वो भी कभी ना कभी आपके टीवी चैनल में आपको न्यूज़ आ जाएगी और पता चल जाएगा। जो भी होगा ठीक होगा और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से सीटें जीतेगी। जम्मू कश्मीर में इस बार पार्टी इतिहास बनाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो क्लेम कर रही है कि वो 5 की 5 सीटें जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। इस तरह से बड़ा सवाल और बड़ा बयान उनकी तरफ से रखा गया है। मैं इनके लिए क्या कहूँ, वो तो बड़ा कुछ क्लेम करते हैं कश्मीर की पार्टियाँ, जब कहते हैं 370। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक जी कहते थे मोदी जी की 7 पुश्तें भी आएंगी तो 370 को नहीं हटा सकती, वो हटाया। महबूबा जी कहती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आग जल जाएगी,
लग जाएगी। आज लाल चौक में तिरंगा ही तिरंगा है, कश्मीर में तिरंगे उठ रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, हम इनको गंभीरता नहीं लेते, हम अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, लोगों के बीच रहती है। लोगों को आज जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ जो उनको बेनिफिट देते हैं वो लोगों के बीच में है। किसानों को पैसे दे रहे हैं वो बीच में है। किस तरह इतना ज़बरदस्त काम जो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में हुआ है, किस तरह बाकी जो स्कीम्स हैं धरातल पे आई हैं, मुझे लगता है हर उस बीच में बलौरिया जी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह जम्मू कश्मीर में एक विकास किया है, इसको तो लोग समझ रहे हैं और समझेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन बलौरिया जी सवाल यहाँ पर यह है कि गुलाम नबी आज़ाद वो चेहरा है जिन्हें जम्मू की जनता भी पसंद करती है और कश्मीर की जनता भी पसंद करती है। तो चैलेंज काफ़ी तरीके से आप देखिए, एक दिलचस्प तो होगा ही लेकिन मुश्किल भी होगा बीजेपी के लिए। नहीं देखो, चुनाव कोई भी उसको चैलेंज ही लेना चाहिए। चुनाव कोई भी है, लड़ाई कोई भी है, वो तो हम क्या किसी को भी चैलेंज समझ के लड़ना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, लोगों में भी जाना चाहिए। हम तो हर चुनाव को चैलेंज समझ के लड़ते हैं, लोगों में भी जाते हैं और लोग हमारा साथ देते हैं, वो तो उसमें गलत क्या है, उसको लेना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वोट बैंक जो है वो बटोरेगी, क्योंकि उधमपुर से निकले हैं और राजौरी पहुंचे हैं, वहां पर 60,000 वोटों से हार मिली थी, लेकिन इस बार काफी तरीके से चुनौतियां उनकी तरफ से भी रखी गई होंगी, ऐलान उनकी तरफ से भी रहे होंगे और मैनिफेस्टो भी डीपीएपी अपना सामने रखेगी, तो जाहिर तौर पर बदलाव और समीकरण भी देखने को मिलेंगे। कुछ पार्टियां चुनाव के वक्त बाहर आती हैं, लोगों के वोट बटोरती हैं, लोगों को वोट बटोरने के लिए उल्टे सीधे लालच देते हैं, लेकिन आज जनता समझती है। हम दूसरी पार्टियों की नहीं बात करते वो कैसी है क्या करते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि हम लोगों के बीच में हैं, आज भी हैं, लगातार 24/7 हमारा कार्यकर्ता लोगों के बीच रहता है, हम सदा तैयार रहते हैं। हम इस सीट को अच्छे मार्जिन से कैंडिडेट हमारा जीते। चलिए, अशोक शर्मा जी ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सोहेल काजमी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अशोक जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई भी पार्टी अपने अपने नुमाइंदे उतार रही है, लेकिन किस तरह से आज एक बड़ी खबर जरूर देखने को मिली है। हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है, काफी दिलचस्प मुकाबला अब होने वाला है। एक तरफ मियां अल्ताफ है, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद है और अभी क्वेश्चन मार्क बीजेपी की पार्टी पर लगा हुआ है कि कौन चेहरा रहेगा। अशोक जी, अशोक जी आवाज आ रही है? सोहेल जी जवाब दीजिएगा। आशा जी, जो पार्टी सत्ता में होती है और संभाविक तौर पे 10 साल से जो पार्टी सत्ता में होती है वो एक रुझान लेती है और एक फोरसाइटेडनेस से हमेशा दावेदारी रहती है कि ता कयामत तक हमारी पार्टी ही सत्ता में रहेगी। अल्टीमेटली किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में पीपल्स विल प्रिवेल करती है, अच्छे मुद्दों पे भी और गलत मुद्दों पे भी। ये जो अनंतनाग पुंछ की पार्लियामेंट्री सीट है, ये मैं जब टोटल 5 सीटें गिनता हूँ जम्मू कश्मीर की, तो 2.5 सीटों में ये डिलिमिटाइज होगी। आधी सीट चलेगी अनंतनाग की तरफ जिसमें वोट शेयर बहुत ज्यादा है और आधी चलेगी राजौरी पुंछ की तरफ, यहाँ भी मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। और ये टोटल जो सीट है, जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो अनंतनाग और पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन इनके पास तो ऐसा कोई फेस नहीं है, ना कोई उम्मीदवार है जो इलेक्शन लड़ सकता है। अल्टीमेटली ये किस कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे, दैट इज देयर ठीक है अशोक जी। हाँ। जहां तक ठीक है सोहेल जी। अशोक जी, मैं सबसे पहले आशा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जम्मू रीजन को भी और कश्मीर रीजन को दोनों को जोड़ने के लिए आज लोकसभा जो चुनाव क्षेत्र है राजौरी और अनंतनाग में से कंटेस्ट करने का करता हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में मुझे शामिल किया है। और आज मैं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वो काम जो इस रियासत में 17 साल नहीं हो सका और जम्मू और कश्मीर को इलादा नजर से देखा गया, आज उन्होंने उसको जोड़ने का काम किया और फैसला किया है कि वो जम्मू के भी हैं और कश्मीर के भी हैं। राजौरी पुंछ को अनंतनाग दोनों को इकट्ठा करके जो है आज इलेक्शन होगा और वहां से हमारा आपसी
भाईचारा जो है पहले से भी बढ़ जाएगा और एक इंटेग्रेशन जो है वो हमारे सामने आएगी। क्योंकि मैं इस बात का प्रतीक है हम सब कि जब डिस्ट्रिक्ट्स बनाने थे तो उन्होंने 4 जम्मू सूबा में बनाए और 4 कश्मीर में। उन्होंने कभी किसी से इम्तियाज नहीं किया और अपने कार्यकाल जो 2-4 महीने का था उन्होंने दिखा दिया कि तरक्की की राह क्या होती है और कैसे डेवलपमेंट होती है। ये बख्शी गुलाम अहमद के बाद दूसरे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने इस तरह का काम किया और इसको गोल्डन पीरियड माना जाता है। आज जम्मू कश्मीर रियासत का बच्चा चाहता है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो उनका सरबराह हो और उसकी सरबराही के में वो इसलिए काम करना चाहता है कि उनमें किसी मजहब को लेके, किसी जात को लेके, किसी एरिया को लेके कोई तमीज नहीं है। वो सबके नेता हैं। ठीक है गरीब के हैं, अमीर के हैं, छोटे के हैं, बड़े के हैं। और हमें आज अब राजौरी अनंतनाग की अगर हम सीट की बात करते हैं सोहेल जी, जिस तरह से पीडीपी का भी गढ़ रहा है अनंतनाग और राजौरी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी पेट है, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला तो देखने को मिलेगा। ठीक है अशोक जी, जरा सुन लीजिए, नौजवान की हो रही है, किसानों की हो रही है। आवाज आ रही है अशोक जी? सोहेल जी जवाब दीजिएगा जरा। सोहेल जी आवाज आ रही है? बिल्कुल, इसमें कोई अटक नहीं है कि पार्टी भी जीती है और अब अपना कैंडिडेट अनाउंस करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनपे डिपेंड करता है। लेकिन अब कंटेस्ट जो है वो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त है क्योंकि मियां अल्ताफ एक विनर है और पहाड़ियों को है। जैसे सब जानते हैं कि यहाँ जो 2 साल 8 महीने में चीफ मिनिस्टर है, बड़े पॉपुलर और बिल्कुल फ्री शिफ्ट वाले चीफ मिनिस्टर थे जो काम करते थे, जो डेवलपमेंट का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बोल रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। वो अपने फुटप्रिंट उनके मजबूत है और पिछले 1 साल से कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसी तहसील नहीं जहाँ टायरलेसली गुलाम नबी आजाद जो है हजारों और लाखों की क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी तो है ही है और बीइंग सन ऑफ द सॉइल एक कट्टी भी जाती है कि वो अच्छे दावेदार हैं अनंतनाग पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट के। अब देखा ये जाता था कि अपनी पार्टी और शायद हो सकता है कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के समर्थन पे उतर आए और एक लंबी जो है जो लीड से आजाद साहब वहां से जीते। पर सोहेल जी, आने वाले दिन इसी तरह की एक और खबर भी सामने आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पीपल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और जो आजाद जी की पार्टी है ये कोलिशन कर सकती है, एक बड़ा महागठबंधन सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी पार्टियां अलग अलग अपने अपने नुमाइंदे उतारती हैं तो फिर किस पार्टी को फायदा होने वाला है? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा समीकरण देखें तो अगर यहाँ इंडिया गठबंधन अलग अलग तरीके से उतरता है तो मियां अल्ताफ को नुकसान हो सकता है, और उसके साथ जिस तरह से पीपल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, आजाद की पार्टी है, अगर ये लोग एक होकर यहाँ पर लड़ते थे तो फायदा हो सकता था। लेकिन अब अगर अपने अपने नुमाइंदे उतारते हैं तो फिर समीकरण वोट को लेकर काफी तरीके से बदलता नजर आ जाएगा। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से यहाँ पर फायदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि लगातार नजर बीजेपी की भी इसी सीट पर है। देखिए पीपल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और आजाद साहब की 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और जो मेरी इन्फॉर्म सोर्सेज है जी आपके पास भी, अशोक जी मैं भी आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ, एक्स सेक्रेटरी की वजह से वो मीटिंग रद्द-बदल हो गई थी और आज जो इनका कैंडिडेचर, जो मेरी इन्फॉर्म सोर्सेज है, जो इनका कैंडिडेचर आज सामने आया है, दैट इंडिकेट्स कल परसों में पीसी और अपनी पार्टी बिल्कुल खुल के इनको समर्थन करेंगी और ये कंटेस्ट सिर्फ मियां अल्ताफ और गुलाम नबी आजाद में होगा। और आजाद साहब जो है हैवी वेट है मियां अल्ताफ से, अगर इस इलेक्शन को आप आराम से देखें। ठीक है, बलोरिया जी जवाब दीजिए। आप आशा जी इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है सोहेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी भी बाद में समर्थन इन्हीं को देगी। नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं गुलाम नबी आजाद। सोहेल जी हमारे मित्र हैं, इनको हमारी शुभकामनाएं। पार्टी क्या फैसला करती है, कैंडिडेट उतारती है, क्या करती है, अभी इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ जब तक आधिकारिक चीज़ पे कुछ नहीं आता मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हो उसका आपने देख लिया, महबूबा जी और अब्दुल्ला जी दिल्ली में इकट्ठे थे जहाँ पे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप पार्टी के पंजाब के चीफ मिनिस्टर उधर कहते हैं कि केजरीवाल तो वहाँ पे वो इकट्ठे थे, लेकिन जहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि इसको भी अंदर करो। तो
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हम मैं एकजुट वही हैं। कह रहा हूँ, दिल्ली में इकट्ठे हैं, जहाँ लड़ रहे हैं, जम्मू में इकट्ठे हैं तो कश्मीर में आपस में लड़ रहे हैं। अशोक जी, धरातल पे कहीं भी गठबंधन नहीं है। अशोक जी, आपने सोहेल जी की पूरी बात को सुना। गुलाम नबी आजाद साहब एक बहुत बड़ा चेहरा है, खासकर इस कंस्टिट्यूंसी से, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस कंस्टिट्यूंसी के नौजवान हिंदू मुस्लिम सिख मिलके उसको भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि इस वक्त 1.5 लाख असामियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं सरकार की, और बेरोजगारी की इंतहा है, और बेरोजगार इतना यूथ हमारा इतना अनरेस्ट में है कि वो ड्रग्स का शिकार हो रहा है। उसको एक ही व्यक्ति रोक सकता है, एक ही पार्टी रोक सकती है, वो है गुलाम नबी आजाद और उसकी पार्टी डीएपी पार्टी। इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं रियासत के लोगों से, चाहे वो किसी भी जगह पे हैं, कहीं से हैं, कि वो आगे आए, बढ़ के काम करें और आजाद साहब को इतना ज्यादा लीड में जिताएं ताकि उसका। लेकिन अशोक जी, इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है, ये तो हो गए अशोक जी, ऐलान हो गए, इलेक्शन को लेकर ऐलान हो गए जो आप डिबेट में कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है अशोक जी, जिस तरह से सोहेल जी भी कह रहे हैं, अशोक जी सुन लीजिए आप। मिनरल्स हो चाहे दूसरी चीजें हों, उसको रोकने का काम कौन करेगा? अशोक जी, प्रचार हो गया, अब सवाल सुन लीजिए। उनको शेल्टर दिए जा रहे हैं सरकार के, यहाँ का गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है, उसको रहने के लिए अरे ठीक है अशोक जी, आवाज आ रही है मेरी? दिया हुआ है जो जब यहाँ आफत आई, ये मेरी आवाज अशोक जी तक पहुंचा दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है अशोक जी? हो गया, ऐलान हो गया बहुत। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सोहेल काजमी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के अंदर ये मुकाबला रहेगा, मियां अल्ताफ और गुलाम नबी आजाद, क्योंकि अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस समर्थन देगी, और इस बीच में वो कह रहे हैं कि खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है समर्थन दे दे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो गुलाम नबी आजाद हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या? कोई समर्थन मिलने वाला है वहां पर? अशोक जी, इसीलिए अपना गृह जिला छोड़कर राजौरी अनंतनाग में कूद गए हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद आशा जी अनंतनाग के ही रहने वाले हैं, पिछंदे हैं, पहले वहीं के रहने वाले हैं। चुनावों की बात कर रही हूँ, चुनावों के बुजुर्ग जो डोडा भलेसा की बात कर रही हूँ, जम्मू सूबा में आके बस गए। हाँ, तो ये बाहर के नहीं है, वहीं के कैंडिडेट हैं। सोहेल जी, वहां से कोई कैंडिडेट सोहेल जी, तो फिर मुकाबला होगा। ठीक है, बाहर के कैंडिडेट्स के साथ मुकाबला नहीं हो सकता है। वो चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि समीकरण क्या बन रहा है। हाँ। समीकरण ये दिख रहा है कि जो डिबेट हम कर रहे हैं कि आजाद जो है वो एक यूनानिमस कैंडिडेट हो सकता है, पीपल कॉन्फ्रेंस का, अपनी पार्टी का, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का भी। कि आने वाले 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। लेकिन हैवी वेट कैंडिडेट गुलाम नबी आजाद है। शुभकामनाएं, की फाइट मेरी शुभकामनाएं। लेकिन क्या बीजेपी का चेहरा होने वाले हैं गुलाम नबी आजाद बलोरिया जी? ऐसा कुछ नहीं है। अशोक जी को मेरी शुभकामनाएं। शर्मा जी लगता है जहां ही डिबेट करके प्रचार करना चाहते हैं, मुद्दे की बात करनी चाहिए, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यकर्ता एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप ही के साथ जाएंगे, लेकिन आप एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ पत्ते नहीं खुल रहे हैं। बलोरिया जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बलोरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोहेल जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब आप देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जो राजौरी अनंतनाग सीट है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों का मुकाबला रहेगा, गुलाम नबी आजाद और मियां अल्ताफ। लेकिन इस बीच में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यहां दोनों को अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट गुलाम नबी आजाद हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, पीपल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी समर्थन यहां पर गुलाम नबी आजाद को देती है या नहीं, क्योंकि अगर समर्थन देती है तो फिर एक बड़ी जीत के तौर पर सामने आ सकते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।